हाँ देखो। नमस्कार मित्रों, मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं परीक्षा आइडिया के इस मंच पे। और कल हमारी बात आप लोगों से हो रही थी मौर्योत्तर काल के संदर्भ में, जहां पे हम लोगों ने इसे दो भागों में विभाजित करके देखा था। पहली बात हमने कहा था कि मौर्योत्तर काल को अंधकार युग क्यों कहा जाता है, उसके बारे में हमने दो तथ्यों का हवाला दिया। पहला हवाला यह था कि यहाँ पे स्रोतों की कमी है, यानी कि इतिहास निर्मित होता है तो हम मान के चलते हैं कि वह कथा या कहानी से इसलिए इतर है कि इतिहास प्रमाण की बैसाखी पर बैठा होता है। तो हम पाते हैं कि हर एक काल में जो भी इतिहास निर्मित किया गया है वो किसी न किसी प्रमाण पर आधारित है। यानी कि हम पाएंगे कि मौर्योत्तर काल में हम साहित्यिक जो स्रोत है या पुरातात्विक स्रोत है या विदेशी यात्रियों के जो विवरण है, इन तीनों ही चीजों का थोड़ा अभाव देखा गया। दूसरी चीज हमने यह भी देखा था कि यह वह काल है जो दो बड़े जो साम्राज्य है उनके मध्य एक अवसान काल के रूप में, यानी कि मौर्योत्तर से पूर्व हम मौर्यों को पाते हैं और मौर्योत्तर के बाद हम गुप्तों को पाते हैं, यानी दो बड़ी सत्ता के बीच मध्य का काल है। फिर हमने जाना था कि इसमें दो भागों में हमने ऐसे किया कि मौर्योत्तर काल में प्रथमतः क्षत्रिय शक्तियों का उदय और दूसरा मौर्यों जैसी जब बड़ी सत्ता समाप्त हुई तो क्या हुआ, उत्तर पश्चिम से कई आक्रमण भी हुए। उसमें हमने देखा था कि हिंद यमन है, शक है, पहलव है, कुषाण है, इन आक्रमणों को हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने क्षेत्रीय राज्यों का अध्ययन शुरू किया था। इस क्रम में हमने सबसे पहले बात की थी आपसे शुंग राजवंश के बारे में, फिर बात किया हमने करोड़ों राजवंश के बारे में, फिर बात किया हमने आंध्र सातवाहन के बारे में। अब आंध्र सातवाहन के बारे में मैंने ढेर सारी चीजें आपको इससे पहले वाली क्लास में समझाई है, लेकिन हम पीपीटी पे नहीं आए थे। अब जरा पीपीटी पे आके हम देखते हैं कि आंध्र सातवाहन के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, तो देखते हैं पुराणों में आंध्र सातवाहन वंश को एक नाम से संबोधित किया गया है जिसे कहते हैं आंध्र जातीय या आंध्र भृत्य। इन्हें दक्षिणा पथेश्वर, इन्हें दक्षिणा पथेश्वर कहकर भी संबोधित किया गया है। इस वंश का संस्थापक हम जैसा कि जानते हैं कि सिमुक है, और सिमुक ने इस वंश के इतिहास, सिमुक इस वंश का संस्थापक है। और इस वंश के इतिहास को जानने के लिए हमें पुराणों में मत्स्य पुराण और वायु पुराण पर विशेष रूप से क्या सहायता लेनी पड़ती है। यानी कि हम देखते भी हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18। 18 पुराणों में जो सबसे प्राचीन पुराण है उसे कहते हैं मत्स्य पुराण। अब सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति कहा गया या दक्षिणा पथेश्वर भी कहा गया है, जैसा मैंने लिखा है, और इनके द्वारा शासित प्रदेश को दक्षिणा पथ कहा जाता है। सर्वमान तौर पर सातवाहनों का जो मूल निवास है वो महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान है। कौन है? प्रतिष्ठान माना जाता है। और सिमुक को प्रथम सातवाहन शासक के रूप में जाना गया। फिर जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इस वंश का जो प्रथम योग्य शासक है वो कौन है? शातकर्णी प्रथम है। कौन है? शातकर्णी प्रथम। इसकी उपलब्धियों का ज्ञान नायनिका के नाना घाट अभिलेख से होता है। नायनिका का एक है नाना घाट अभिलेख, जिसकी चर्चा हमने कल की थी आपसे। जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं, इससे पहले जो फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड की गई है उसको जरा देख लीजिएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। सातवाहन जो है भारतीय इतिहास में इसलिए भी ज्यादा फेमस है कि ये 300 वर्षों तक क्या निरंतर उत्कर्ष करते रहे, यानी 300 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। मौर्यों को हम भारतीय इतिहास में इसलिए जानते हैं कि उनकी साम्राज्य की सीमाएं काफी बड़ी थी, और सातवाहन इसलिए जाने जाते हैं कि इन्होंने भारतीय भूमि पर लगभग 300 वर्षों तक क्या किया? शासन किया। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि सातकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं और अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राओं को क्या किया? उत्कीर्ण करवाया। तो सातकर्णी प्रथम का संबंध मालव शैली की गोल मुद्राओं से है और अपनी पत्नी के नाम पे रजत मुद्रा अंकित कराने के लिए रूप में जाना जाता है। फिर सातवाहन में हम सातकर्णी प्रथम के बाद जो एक प्रमुख शासक है उसे कहते हैं हाल। यदि हम प्रारंभिक सातवाहन राजाओं के युद्ध या उनके जो ओज हैं जो युद्ध से आ रहे हैं या उनकी जो साम्राज्यवादी नीतियां हैं उनको अगर हटा दें तो शांति प्रिय अगर नीतियों को हम देखें या उन पे हम प्रकाश डालें तो हम पाएंगे कि हाल जो है सबसे प्रमुख शासक, यानी हाल शांति में सबसे महानतम शासक है। और ये सिर्फ महानतम शासक नहीं है बल्कि प्रकृत भाषा का एक अच्छा जानकार है। और प्रकृत भाषा में कल मैंने कहा था कि एक पुस्तक लिखा है गाथा सप्तशी, यानी कि गाथा सप्तशी का भी वो रचयिता है। फिर वह एक बड़ा कवि और कवियों और विद्वानों का आश्रयदाता के रूप में भी जाना जाता है।
फिर हम देखते हैं कि जो गाथा सप्तशी है ये है क्या। तो हम कहते हैं कि इसके द्वारा जो लिखी गई गाथा सप्तशी है एक प्रेम काव्य है, जो कि क्या लिखा गया, प्रकृत भाषा में लिखा गया, और एक मुक्तव्य काव्य के रूप में है। कैसा, मुक्तव्य काव्य के रूप में है। फिर इसके राज सभा में एक विद्वान है गुढ़ाढ़, ये पैशासी प्रकृति में लिखते हैं। कैसे, पैशासी प्रकृति। और इन्होंने लिखा बृहद कथा कोश। किसने, गुढ़ाढ़ ने क्या लिखा, बृहद कथा कोश। फिर हम पाते हैं कातंत्र। कातंत्र इसके लेखक सर्ववर्मन है। सर्ववर्मन, सर्ववर्मन इसी के सभा में निवास करते हैं, और कातंत्र संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई पुस्तक है। मैंने आप लोगों से कल कहा था कि यह ब्राह्मण राजवंश है। ब्राह्मण राजवंश जब भी आएगा तो क्या करेगा, हम देखते हैं कि सनातन परंपरा को स्थापित करेगा, यानी यज्ञ याजन की बात करेगा, संस्कृत भाषा को प्रश्रय देगा, चातुर्वर्ण व्यवस्था का संस्थापक के रूप में देखा जाएगा। चातुर्वर्ण व्यवस्था को स्थापित करता हुआ उसे देखा जा सकता है। अब इससे आगे चलते हैं, हाल से आगे बढ़ते हैं, यानी हाल का काल जो है ये सांस्कृतिक उदय का काल है। इसमें भी साहित्य का सृजन ज्यादा दिखाई देता है, स्वयं हाल के रूप में, सर्ववर्मन के रूप में, या गुढ़ाढ़ के रूप में। यानी कि ये तमाम विद्वान इसके साथ जुड़े हुए हैं, और सवाल यहीं से आते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, तो हम पाएंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या है, तो हम देखेंगे 106 से 130 ईस्वी पूर्व तक शासन करने वाला है, यानी कि इस वंश का 23वां शासक और सबसे महान शासक। ठीक, उसने अपने आप को कहा एकमात्र ब्राह्मण। ठीक, एकमात्र ब्राह्मण कहकर अपने आप को क्या करता है, संबोधित करता है। साथ ही इसकी उपलब्धियां हैं कि इसने शकों को हराया और क्षत्रिय शासकों के दर्प को चूर किया। इसकी सैनिक विजयों की जानकारी इसकी मां का एक अभिलेख है, जिसका नाम है बलश्री का नासिक प्रशस्ति से क्या होता है, मिलता है। ठीक है, अब थोड़ा इसमें हम तेज चलेंगे, स्पीड में चलेंगे तो उसको अदरवाइज नहीं लेंगे आप लोग। कारण यह है कि कल ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी के साथ जुड़ा हुआ है जोगल थंबी मृदभांड। ठीक है, इस जोगल थंबी मृदभांड है क्या, तो हम पाएंगे जोगल थंबी मृदभांड नासिक से, यहाँ नाहपान के भारी संख्या में सिक्के मिले हैं, जिनकी संख्या कितनी है, लगभग 8000 से अधिक ये चांदी की मुद्राएं मिली हैं, और उन पर हम सातवाहन शासकों के पुनः क्या करते हैं, ढलवाए जाने का चिन्ह है। यानी कि हम देख रहे हैं कि नाहपान के सिक्के नासिक जोगल थंबी से मिले हैं, या जोगल थंबी मृदभांड। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आ जाता है कि जोगल थंबी मृदभांड का संबंध किससे है, तो नाहपान के भारी संख्या में जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन्हीं से। इनकी संख्या कितनी है, लगभग 8000 है। ये कैसे सिक्के हैं, ये चांदी या रजत के सिक्के हैं। और दूसरी चीज इसमें हम यह भी पाते हैं कि इन सिक्कों के पृष्ठभाग पर एक विशेष नाम अंकित है, वो सातवाहन शासक के रूप में है। इसको छहरात वंश के जो शासन नाहपान पर विजय का संकेत है। यानी कि हम कह सकते हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या किया, सातवाहन वह शासक है जो कि क्या करता है, नाहपान को पराजित करता है, और उसके सिक्कों के पृष्ठभाग पर उसके सिक्के अंकित दिखाई देते हैं, यानी कि वह उसके स्वामित्व को मानता है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये क्या है, वेणकटक स्वामी। इसको क्या कहा गया है, वेणकटक स्वामी की उपाधि मिली है। ठीक है, ये उपाधि धारण किया, और वेणकटक नामक एक नगर की भी ये स्थापना करता है। उसने बौद्ध संघ को अजकालकीय तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिया। यानी कह सकते हैं कि उसने बौद्ध संघ में अजकालकीय और कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम क्या करता है, दान में देता है। यानी दो चीज। ठीक, फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी का साम्राज्य संभवतः उत्तर में मालवा, दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ है, और उसने राजा या राजा राज और विंध्य नरेश की उपाधि लिया। अब यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजा राज की उपाधि या विंध्य नरेश की उपाधि किसकी है, तो यह ध्यान रखना होगा कि यह उपाधि गौतमी पुत्र सातकर्णी की ही है। ठीक है, फिर इससे आगे चलते हैं तो हम पाएंगे वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। कल इसकी चर्चा हम लोग पूरा कर चुके हैं। ठीक है, अब इनके बारे में जो पीपीटी में जो कुछ विशेष है उसके बारे में देख रहे हैं। ठीक, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, गौतमी पुत्र के बाद उसका पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, यानी 130 से 154 ईस्वी में यह राजा बना, और आंध्र प्रदेश पर विजय संभवतः पुलमावी ने ही प्राप्त किया। यानी कि इनका जो सबसे पहला जो राज्य है वो महाराष्ट्र प्रतिष्ठानपुर से शुरू होता है। फिर हम देखते हैं कि
जब इसने आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त किया तो इसे प्रथम आंध्र सम्राट के रूप में भी जाना गया। यानी अगर आपसे सवाल पूछता है कि वह प्रथम आंध्र सम्राट के रूप में किस सातवाहन शासक को जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को ही प्रथम आंध्र सम्राट के रूप में जाना जाता है। फिर पुलमावी ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन, एक जगह है पैठन, ये पैठन को ही क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठानपुर में बनाई। फिर अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का विवाह रुद्रादामन की पुत्री से कर दिया। अब ये सोचने वाली बात है कि जो रुद्रादामन है ये उत्तर पश्चिम से जो शक्तियां आई हैं उन्हीं में से एक ये भी है जिसने भारत में अपने राज्य को स्थापित किया है। यहाँ पर दो लोगों का आपसी सामंजस्य देखा जा सकता है, यानी कि दो राजवंशों का आपस में मिलना। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अपनी स्थिति को क्या करना, सुरक्षित भी करना, यानी ऐसे व्यक्ति से संबंध जोड़ा गया जिससे क्या हो, सीमाओं की सुरक्षा हो सके। तो अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या किया कि अपने पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का विवाह क्या किया, रुद्रादामन की पुत्री से करा दिया। और हम जानते हैं कि रुद्रादामन जो कि पढ़ते हैं कि रुद्रादामन का संबंध किससे है, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य चीजें यहाँ पे क्या दी गई हैं। संभवतः आंध्र प्रदेश में वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के प्राप्त अभिलेख ही सातवाहन वंश के आंध्र प्रदेश में पाए गए अभिलेखों में से सबसे प्राचीन है। पुलमावी को क्या कहा गया, दक्षिणा पथेश्वर कहकर संबोधित किया गया। और पुराणों में इसके लिए एक अन्य नाम आता है पुलोमा। क्या नाम आता है, पुलोमा, पुलोमा नाम मिलता है। फिर अगला शासक है यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, यह सातवाहन शासक में कह सकते हैं कि यह अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। कौन सा अंतिम महत्वपूर्ण राजा, कौन, यज्ञश्री सातकर्णी। और इसने शकों द्वारा जीते गए भूभाग पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था। यानी कि सातवाहनों के कुछ भूभाग को शकों ने अधिग्रहित किया था और उसे पुनः कौन प्राप्त किया, तो हम पाते हैं यज्ञश्री सातकर्णी ने उन्हें पुनः प्राप्त कर लिया था। अब इसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी प्राप्त हुए हैं। यानी कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात इसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहे होंगे, इसीलिए इसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात से प्राप्त होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो लिखा गया है कि यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था और इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह व्यापार या जल यात्रा का प्रेमी है, इसीलिए इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हैं। यानी कि यह बाह्य व्यापार का कहीं ना कहीं सूचना देता है। साथ ही यह जल यात्रा प्रेमी भी है, इसलिए इसके सिक्कों पर नाव का अंकन किया गया है। अब हम देखते हैं कि यह एक या कह ले समुद्र प्रेमी, तो समुद्र प्रेमी भी कहीं ना कहीं यही है, ध्यान रखिएगा, यज्ञश्री सातकर्णी ही है। फिर यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का यह अंतिम महत्वपूर्ण शासक है या अंतिम महत्वपूर्ण राजा है। इसने शकों द्वारा जीते गए अपने भूभाग पर भी अधिकार प्राप्त किया था और इसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्राप्त हुए हैं। इस चीज की बात हम कर चुके हैं। ठीक है, अब इससे हम आगे देखते हैं और हम पाएंगे यहाँ पर कि सातवाहनों के साथ एक सबसे जो विशिष्ट चीज जुड़ी हुई है वो क्या है। तो हम देखेंगे कि जो सातवाहन शासक हैं वो अपने कुछ कार्यों के लिए जाने जाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ये सत्ता, भले ही इनके उत्तराधिकारी पुत्र रहे हों, लेकिन ये सत्ता मातृसत्तात्मक सत्ता के थोड़ी करीब दिखाई देती है, क्योंकि हर एक शासक अपनी मां का नाम धारित करता हुआ दिखाई देगा। जैसे यज्ञश्री सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, इस तरीके गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये नाम जो आ रहे हैं अपनी मां का नाम अपने आगे रखना। ठीक है, साथ ही इन्होंने, इनकी जो विशिष्ट उपलब्धि है कि सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों के साथ साथ इन्होंने पोटीन और शीशे के भी सिक्के चलाए। अब सवाल उठता है कि पोटीन और सीसा तो हम समझते हैं कि भारतीय इतिहास में एकमात्र सातवाहन राजा हैं जिन्होंने क्या किया, शीशे का सिक्का चलाया। लेकिन पोटीन क्या है, घटिया चांदी के सिक्कों को ही पोटीन कहा जाता है। तो पोटीन और सीसा का सिक्का किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हम पाएंगे कि सातवाहन शासकों के साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही हमने कल यह भी जाना था कि इनके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते हैं। घोड़े कभी समुद्र का पानी नहीं पीते, लेकिन हम पाएंगे कि भारत की जो दक्षिण स्थिति को देखेंगे, जैसे हमने कल बताया था आपको कि ये जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक मैप छोटा सा बना लेते हैं, समझते हैं कि अगर यूं भारत को हम देख लें तो हम पाएंगे समुद्र का एक किनारा, ये दूसरा और ये तीसरा किनारा, इन तीनों किनारे पर क्या करते हैं, सातवाहन घोड़े अपनी प्यास बुझाते हैं। यानी कि इन तीनों ही
तरफ किसका शासन था? सातवाहन राजाओं का ही शासन था। अब इसे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं इनके सिक्के। ये सिक्के हैं इनके जो सातवाहन काल के हैं, ठीक है। इसी तरीके के सिक्के हमें दिखाई पड़ते हैं। अब सातवाहन युगीन संस्कृति के कुछ पक्षों को देख लेते हैं कि सातवाहन युगीन जो संस्कृति है वो किस तरीके की दिखाई दे रही है। तो हम जानते हैं कि जो सातवाहन युग में दक्कन की भौतिक जो स्थानीय उपादान के रूप में है और उत्तर के भी वैशिष्ट्य इसमें देखे जा सकते हैं। यानी कि हम पाएंगे कि भले ही ये भौतिक रूप से इसकी जो संस्कृति है वो दक्कन वाली दिखाई दे रही है, लेकिन शासन प्रशासन की जो संरचना है वो मौर्यों की तरह दिखाई देगी। यानी यह दोनों ही तथ्यों को एक साथ समायोजित करते हुए देखे जा सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर करीमनगर, करीमनगर जिला। यहाँ पर एक स्थान पर एक लोहार की दुकान मिली है। तो लोहार की दुकान इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, इंपॉर्टेंट ये है कि सातवाहनों ने करीमनगर और वारंगल में लौह अयस्क का प्रयोग किया। यानी कि ये सातवाहन शासक लौह अयस्क से परिचित दिखाई दे रहे हैं, यानी लौह अयस्क का ये भरपूर प्रयोग करते रहे होंगे। साथ ही सातवाहनों ने स्वर्ण का जो प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया होगा, क्योंकि इन्होंने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के तो नहीं चलाए, लेकिन उनके सिक्के अधिकांश तक किसके हैं? शीशे के हैं। और मैंने कहा था प्रोटीन के भी हैं, तांबे के भी हैं और कांसे के भी हैं। यानी प्रोटीन, तांबा और कांसा। यानी कांसा ये देखिए, शीशा तो सामान्य है, ये शीशा ये यूनिक भी है। ये भारतीय इतिहास में सिर्फ और सिर्फ सातवाहन है। और इसके लिए हमने कहा घटिया चांदी, घटिया चांदी, ठीक है। तांबा आप लोग समझते ही हैं, ठीक। अब आते हाँ, ये ध्यान रखना है कि जो सोने के सिक्के रहे होंगे लेकिन आम चलन में नहीं है। कब तक? जब तक कुषाण नहीं आ जाएंगे, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और क्या नई चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दक्कन के लोग कपास उपजाते थे। क्या उपजाते थे? कपास। जैसा कि अभी भी जानते हैं कि हमारा दो क्षेत्र कपास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, गुजरात और महाराष्ट्र का क्षेत्र। यहाँ पे हम जानते हैं कि जो कपास का उत्पादन होता है, काली मृदा, रेगुर मृदा या कपासी मृदा भी कहा जाता है उसे। यानी कि यह वही क्षेत्र है जहां आज भी भारत में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन किया जाता है। तो हम देखेंगे कि दक्कन के लोग कपास उपजाते थे और विदेशियों के विवरण में आंध्र कपास उत्पादन में मशहूर बताया गया है। यानी आंध्र कपास को एक विशिष्ट गुण वाला भी बताया गया है और काफी इसे मशहूर भी बताया गया है। दूसरी चीज, प्लिनी एक विद्वान है, प्लिनी के अनुसार आंध्र राज्य में, यानी हम देखें कि सातवाहनों की सेना का क्या प्रक्रम है, उनकी आर्मी किस तरीके की है। तुम देखेंगे कि लगभग 1 लाख जो है पदाती सैनिक है। पदाती यानी कि पैदल सेना, फिर 2000 घुड़सवार हैं और 1000 हाथी हैं। इसके साथ ही साथ अभी हम लोगों ने बात किया था कि उनके सिक्कों पर नाव का अंकन है। तो जाहिर सी बात है कि व्यापारिक व्यवस्था रही होगी, यानी कि बाह्य व्यापार रहा होगा। उसकी सुरक्षा के लिए भी यहाँ नौसेना का भी गठन इन्होंने किया। फिर प्लिनी ने लिखा है कि पूर्वी दक्कन में आंध्र प्रदेश में क्या है कि यहाँ पर कि पूर्वी दक्कन में आंध्र प्रदेश में दीवारों से घिरे 30 नगर दिखाई दे पड़ रहे हैं और बहुत सारे गांव भी है। भारी संख्या में मिले रोमन और सातवाहन सिक्कों से बढ़ते हुए व्यापार का क्या मिलता है? संकेत मिलता है। यानी कि हम पाएंगे कि सातवाहन साम्राज्य का व्यापार किससे था? रोमन लोगों से था, ठीक है। और इसके पूर्व भी हमने देखा था कि रोमन लोगों या रोम से व्यापार मौर्यों का भी रहा है और सातवाहनों का भी रहा है। हम आगे पाएंगे कि कुषाण शासक भी अपना संबंध रोम से जोड़ते हुए दिखाई देंगे। कुषाण जब शासक को पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे कि कुषाणों के समय 3 बड़े साम्राज्य हैं, खासकर कनिष्क के समय, चीन, पार्थिया या पार्सिया और तीसरा रोम। चीन और पार्थिया के साथ कुषाणों के संबंध थोड़े शत्रुतापूर्ण हैं, ठीक, लेकिन रोम के साथ वहां भी व्यापारिक संबंध बड़े अच्छे बताए गए हैं। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं अन्य चीजें क्या हैं, जैसे सामाजिक संगठन। तो हम जानते हैं कि ये जो सातवाहनों के बारे में जो विचार है वो यह है कि सातवाहन मूल रूप से दक्कन के निवासी थे, दक्कन के निवासी थे और ये कबीलाई लोग थे, लेकिन बाद में अपनी स्थिति और अपनी नजाकत को समझते हुए खुद को ब्राह्मण बना दिया। अब हमने कहा कि जब ब्राह्मण व्यवस्था स्थापित या ब्राह्मण राजवंश आता है तो हमने कहा कि क्या होगा? यज्ञीय कर्मकांड, संस्कृत भाषा को प्रश्रय,
और चातुर्वर्ण व्यवस्था, चातुर्वर्ण व्यवस्था पुनः स्थापित करने का ये प्रयास करते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण यानी चारों वर्ण वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर, वर्ण संकर मतलब क्या, यानी कि ब्राह्मण पुरुष, शूद्र महिला, ठीक, या वैश्य पुरुष और शूद्र महिला, या शूद्र पुरुष और ब्राह्मण महिला। ये जो संरचना है, ये जो बनती है चीजें, ठीक है, इनका जो निर्माण होता है ये क्या होता है, यानी कि पुरुष अलग वर्ण का है और महिला अलग वर्ण की है। पुरुष ब्राह्मण है, हो सकता है महिला वैश्य हो या शूद्र हो। पुरुष क्षत्रिय है, हो सकता है महिला ब्राह्मण हो, वैश्य हो या शूद्र हो। पुरुष शूद्र हो, महिला वैश्य हो या ब्राह्मण हो। इस तरीके की बात, यानी कि यहाँ पे वर्ण संकर, संकर मतलब मिला हुआ, यानी वर्ण संकर व्यवस्था को क्या करेगा, यानी कि वर्ण और जातियों के सम्मिश्रण को क्या करेगा, रोकेगा। तभी तो वो चातुर्वर्ण व्यवस्था का संस्थापक बनेगा या पुनः स्थापना करने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसकी स्थापना के साथ साथ मिश्रण को भी या संकर व्यवस्था को भी रोकना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं, अर्थात वर्ण संकर कुप्रथा को रोकने के लिए चार वर्णों की प्रथा को उसने पुनः क्या किया, स्थापित किया। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या अन्य चीजें हैं। तो यहां हम पाएंगे कि ब्राह्मणों को भूमि दान या जागीर देने वाले प्रथम कौन है, सातवाहन शासक हैं। किंतु हम पाएंगे यह भी कि इन्होंने भले ही ब्राह्मणों के लिए भूमि दान प्रथा शुरू की, और भारतीय इतिहास में प्रथम शासक सातवाहन हैं जिन्होंने भूमि दान की प्रथा शुरू किया था, ध्यान रखिएगा। और सातवाहनों के भूमि दान जो है ब्राह्मणों से अधिक बौद्ध श्रमणों या बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया। यहां पे देखिएगा, ब्राह्मणों को भूमि दान या जागीर देने वाले प्रथम शासक, किंतु उन्होंने अधिकतर भूमि दान बौद्ध भिक्षुओं को दिया। यानी अगर इतनी ज्यादा कट्टरता होती तो वो बौद्ध भिक्षुओं को दान नहीं देते, लेकिन उन्होंने सर्वाधिक भूमि दान किनको दिया, बौद्ध भिक्षुओं को दिया। अब उत्तर के कट्टर ब्राह्मण जो थे, जो वो आंध्र सातवाहनों को देखते थे तो उन्हें बड़ा हीन समझते थे और वर्ण संकर मानते थे कि ये लोग भी कौन है, वर्ण संकर भी है, वर्ण संकर ही है। शिल्प और वाणिज्य में इस काल में काफी उन्नति हुई, फलस्वरूप इस काल में अनेक वणिक और शिल्पी चमके, और शिल्पी और वणिक दोनों ने ही बौद्ध धर्म के क्या किया, उदारता पूर्वक क्या किया, बौद्ध धर्म को दान भी दिया। फिर हम पाते हैं कि शिल्पियों में एक गंधिक है, गंधिक, ये गंधिक मतलब इत्र, इत्र बनाने वाले लोग, ठीक, इन्होंने काफी उस समय के मंदिरों में दान पुण्य किया, करने का कार्य किया। इनके साथ एक विशिष्ट चीज जुड़ेगी कि श्रेणी का जो प्रधान है उसे श्रेष्ठिन कहा गया, और श्रेणी के कार्यालय को निगम या सभा कहकर संबोधित किया गया। फिर भड़ौच सातवाहन काल का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है या व्यापारिक केंद्र के रूप में है। तो अगर यहां लिखा गया कि भड़ौच सातवाहन काल का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, तो दिमाग खुल जाना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह यानी कि ये वही बंदरगाह होगा जहां से हमारा व्यापार रोम या अन्य यूनानी देशों के साथ होता रहा होगा। फिर सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय चांदी व तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था, जिसको हम क्या कहते हैं, कसारपण। हम जानते हैं कि जो कसारपण शब्द है ये यही नहीं, मौर्यों के समय भी था। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ और चीजें पता चलती हैं। जैसे यहां पर दिया गया है भड़ौच, भड़ौच क्या है, तो हम कहते हैं भड़ौच सातवाहन काल का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, ठीक, भड़ौच और व्यापारिक केंद्र। फिर सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में चांदी और तांबे के सिक्कों का खूब प्रयोग हुआ, जिसे क्या नाम दिया गया, कसारपण। अब सातवाहन काल में दक्कन की सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से क्या है, संबंधित है। यह 200 वर्षों का काल दक्षिण में बौद्ध धर्म के लिए सर्वाधिक गौरवशाली युग था। गौतमी पुत्र सातकर्णी को आगम निलय, यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की अपनी एक उपाधि है, विरुद्ध है, जिसे आगम निलय यानी वेदों का आश्रयदाता अद्वितीय ब्राह्मण कहकर कहा गया। यानी कि अगर कभी आपसे पूछता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए किन दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो पहला आगम निलय यानी वेदों का आश्रयदाता और अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, ठीक। फिर यद्यपि राजाओं के नाम क्या है, मातृ प्रधान है, किंतु सारतः सातवाहन राजकुल जो था पितृसत्तात्मक था या पितृतंत्रात्मक,
क्यों? क्योंकि राजा का उत्तराधिकारी उसका पुत्र ही हो रहा था, भले ही वो अपने नाम को धारित करता था। यह अपने मूल में क्या थे? पितृसत्तात्मक थे, लेकिन अगर ऊपर से हम देखें तो ये मातृसत्तात्मक सत्ता दिखाई देती है। राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही इस समय होता हुआ पाया गया है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अन्य चीजें क्या दी गई हैं। यहां पर प्रशासनिक ढांचे का बात किया गया कि प्रशासनिक ढांचा क्या है। तो हम देखते हैं कि सातवाहनों ने कई प्रशासनिक इकाइयां वही रखी जो अशोक के काल में पाई गई। उनके समय में जिला को अशोक के काल की तरह ही आहर कहा गया या आहार कहते थे। उनके उत्तराधिकारी मौर्य काल की तरह ही क्या? आमत्य और महाआमत्य, आमत्य और महाआमत्य कहलाते थे। यानी कि जैसे कि हमने बात किया था कि मौर्यों के समय 18 तीर्थ और 27 या 26 अध्यक्ष दिखाई देते हैं। तीर्थों के लिए हम कहते हैं महाआमत्य, और जो अध्यक्ष थे वो आमत्य कहलाते थे। अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन कैसा है। तो हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन गौलमिक के माध्यम से चलाया जाता था, और गौलमिक के पास एक सैनिक टुकड़ी भी होती थी, यानी गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान भी होता था। फिर सातवाहन वंश में सैनिक लक्षण इससे भी प्रकट होता है कि उनके जितने भी सातवाहन अभिलेख मिले हैं, उन अभिलेखों में दो नामों का प्रयोग किया गया है, कटक और स्कंधावर। यानी कटक और स्कंधावर शब्दों का खूब उल्लेख मिला है। ये मूल रूप से अगर इनकी बात करें कि कटक या स्कंधावर शब्द से क्या पता चलता है, तो हम देखेंगे इन्हें सैनिक शिविर या उपनिवेश होते तथा प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी ये काम करते थे। इस प्रकार सातवाहनों का जो नीति था वो दमनपूर्ण था। यानी हम कह सकते हैं कि इतने वर्षों तक इन्होंने शासन किया, उसमें इन्होंने सैन्य शक्ति का खूब इस्तेमाल किया होगा, यानी विद्रोहों को दबाने में, अपने अपने पक्ष में चीजों को लेने में या दूसरे राज्यों को विजिट करने में। साथ ही उपनिवेश और सैनिक शिविर की बात की गई है। यानी कटक और स्कंधावर शब्द का कुछ इतिहासकार मतलब उपनिवेश और सैनिक शिविरों से भी लगाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण चीजें क्या है। तो यहाँ पर एक टॉपिक ही दिया गया है, भूमिदान की प्रथा। बार बार आईएएस या पीसीएस में इस चीज को पूछा जाता है कि भूमिदान की प्रथा। भूमिदान, हम सातवाहनों से पहले हम भूमिदान नहीं पाते हैं, या सातवाहन के बाद भूमिदान को हम नहीं देखते हैं। ठीक, इसके बाद एक चलन आया, जिसे कि हम पढ़ेंगे सातवाहन, और गुप्त काल तक आते आते हम पाएंगे कि भूमिदान की प्रथा इतनी ज्यादा हो गई या इतनी ज्यादा बढ़ गई, तो हम पाएंगे क्या उसके फलस्वरूप वहीं से एक सामंतवादी व्यवस्था का उत्थान होता है। तो देखिए, सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान की प्रथा आरंभ की। कैसी? कर मुक्त दान, यानी कि इस पर किसी को भी कर लेने का अधिकार नहीं था। जो आबाद भूमि और ग्राम दान में दिए जाते थे, उन्हें राजपुरुषों और सैनिकों के तथा हर कोटि के राजकीय अधिकारियों के हस्तक्षेप से मुक्त घोषित किया गया। यानी उस पर कोई राजपुरुष या सैनिक या किसी भी कोटि का राजकीय अधिकारी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। यानी वह पूरी तरीके से कर मुक्त भूमि होती थी। और सामंतिक लक्षण का आभास सर्वप्रथम सातवाहन काल में ही प्रतीत होता है। इस काल में सामंतों की 3 श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी का राजा, यानी प्रथम श्रेणी का जो सामंत है उसे राजा कहा गया। दूसरी श्रेणी का जो सामंत है उसे महाभोज कहा गया, और तृतीय श्रेणी का जो सामंत था उसे सेनापति कहा गया। यानी कि जो इस काल में सामंती व्यवस्था की नींव पड़ती है। कैसे? भूमिदान की प्रथा से। भूमिदान की प्रथा क्या? कर मुक्त भूमि, यानी कि जो भूमि राजा के द्वारा किसी को दान में दी गई है तो उस पर वह कर मुक्त है। उस पर कोई भी सैनिक अधिकारी, या चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस पर कर नहीं बैठा सकता, यानी कि हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और चाहे किसी भी स्तर का राजपुरुष हो, वो उससे मुक्त थी। यानी कि हर व्यवस्था, हर तरीके की कर व्यवस्था से क्या है? मुक्त दिखाई देती है। अब हम देखेंगे कि सातवाहन काल में धर्म की स्थिति क्या है। तो हम पाएंगे कि सातवाहन समाज में वैष्णव और शैव, इन दोनों धर्मों की प्रधानता थी। साथ ही सातवाहन राज में बौद्ध धर्म का एक महायान संप्रदाय है, इसका भी काफी बोलबाला था, खासकर शिल्पियों के बीच में। अब आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और अमरावती जो है सातवाहन शासकों में, खासकर विशेषकर उनके उत्तराधिकारी जो आए बाद के इक्ष्वाकु,
उनके ये महत्वपूर्ण केंद्र थे, क्योंकि जब सातवाहन सत्ता का अवसान होता है, जब सातवाहन सत्ता समाप्त होती है, तो उसी जगह पर एक नवीन सत्ता इक्ष्वाकुओं के नाम से पुनः स्थापित होती है। और जब इक्ष्वाकु आते हैं तो उस समय दो नगर, एक नागार्जुनकोंडा और दूसरा अमरावती, प्रमुख केंद्र के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि इस काल की कला और भाषा किस तरीके की है। ठीक है, तो हम पाते हैं कि इस काल में, यानी कि सातवाहन काल में, पश्चिमोत्तर दक्कन या महाराष्ट्र में अत्यंत दक्षता और लगन के साथ ठोस चट्टानों पर को काटकर चैत्य व विहारों का बनवाया गया। चैत्य क्या होते हैं? कल भी मैंने कहा था कि चैत्य वो स्थल हैं जो बौद्धों के पूजा गृह है, पूजा गृह या पूजा स्थल के रूप में है। और विहार क्या है? तो इन्हीं बौद्धों का निवास स्थल है, बौद्ध निवास स्थल। ठीक है, इसकी बात किए थे। वस्तुतः यह प्रक्रिया 200 ईस्वी के पूर्व के आसपास, एक शताब्दी के पहले ही आरंभ हो चुकी थी। चैत्य बौद्ध मंदिर या प्रार्थना स्थल के रूप में देखे गए हैं। ठीक, अब बिहार बौद्ध भिक्षु निवास के रूप में सबसे मशहूर जो चैत्य है वो पश्चिमी दक्कन में कार्ले का, और जो सबसे मशहूर स्तूप है वो कहां? अमरावती का प्रमुख है, जो कि किस काल का है? सातवाहन काल का ही है। भले ही यह ब्राह्मण राजवंश था, लेकिन इसने बौद्ध और जैन दोनों को प्रश्रय दिया। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को, अन्य चीजों को देखने का प्रयास करते हैं, कला और संस्कृति के अंतर। जैसे अमरावती के स्तूप का निर्माण, तो हम कहते हैं लगभग यह 200 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ। यह स्तूप भित्ति प्रतिमाओं से भरा हुआ है, और इस स्तूप का सर्वप्रथम पता मैकेंजी ने लगाया। कब? 1797 में मैकेंजी के द्वारा यह स्तूप खोजा गया। कौन? अमरावती स्तूप। यह स्तूप क्या है? तो यह भित्ति स्तूप है, ध्यान रखिएगा, भित्ति स्तूप, जो कि तमाम प्रतिमाओं से भरा पड़ा है। फिर एक नाम आया था अमरावती के बाद, नागार्जुनकोंडा, जो इक्ष्वाकुओं के समय ज्यादा फेमस है। तो हम पाएंगे नागार्जुनकोंडा क्या है, तो हम कहेंगे सातवाहनों के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के काल में यह अपने चरमो उत्कर्ष पर था। इक्ष्वाकुओं ने ही दक्षिण भारत में, यह ध्यान रखिएगा, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि इक्ष्वाकुओं ने ही दक्षिण भारत में सर्वप्रथम ईंट के मंदिर, यानी सर्वप्रथम ईंट के मंदिर का निर्माण नागार्जुनकोंडा में करवाया। फिर सातवाहनों की जो राजकीय भाषा है वो क्या है भाई? प्रकृति है। और लिपि क्या है? वो ब्राह्मी है। यानी इनकी राजकीय भाषा क्या? प्रकृत, और लिपि ब्राह्मी। और हमने जाना कि एक सातवाहन शासक है हाल, जो क्या करता है? गाथा सप्तशी को लिखता है। क्या था? प्रेम काव्य था। और किस भाषा में? तो प्रकृत भाषा में लिखा गया। लिपि क्या थी? ब्राह्मी। ध्यान रखिएगा, सातवाहन नरेशों ने हाल, जिसमें हाल को कहते हैं कि प्रसिद्ध गाथा सप्तशी की रचना इसी भाषा में की। और इसके साथ साथ ही संस्कृत भाषा को भी प्रश्रय दिया गया। किसके रूप में? का तंत्र के रूप में। का तंत्र क्या है? तो हम जानते हैं कि का तंत्र सर्ववर्मन के द्वारा लिखा गया संस्कृत व्याकरण का पुस्तक है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। इनके धर्म के बारे में देखते हैं कि इनका धर्म क्या है। तो हम पाएंगे इस स्मृति काल में राजा जो स्वयं को देवता का प्रतिनिधि मानते थे, सातवाहन काल तक आते आते वे स्वयं देवताओं के तदाम स्थापित करने लगे। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी खुद को क्या कहता है? मैं कृष्ण हूं, या मैं बलराम हूं, या मैं संकर्षण का रूप हूं, इसी रूप में स्वीकार करता है। यानी हम देखते हैं कि स्मृति काल में जहां राजा अपने आप को देवता का महज प्रतिनिधि मानता है, वही यहां पर पाएंगे कि यहां पर देवता का प्रतिनिधि नहीं मानता है, स्वयं को ही देवता मानता है। इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी एक ऐसा राजा है जो स्वयं को कृष्ण, बलराम या संकर्षण कहकर संबोधित करता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम पाते हैं कि यहाँ पे लगभग सातवाहन काल पूरी तरीके से समाप्त है। ठीक, अब जो इससे आगे की हमारी क्लास होगी या इससे आगे की हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे विदेशी आक्रमणों की। यानी कि हमने थोड़ा पहले इस चीज को बोर्ड पे काम कर लिया और उसके बाद हम पीपीटी पे आए। बोर्ड पे लगभग समस्त राजाओं और उनके शासन प्रशासन की हमने चर्चा की थी कल, और आज हम बड़ी ही तेजी से हमने इसको उद्धृत करने का प्रयास किया कि आखिर उनमें कौन ऐसे फैक्ट या कॉन्सेप्ट हैं जो छूटे हुए हैं, जो हमारे पीपीटी में है। तो हमने उसके माध्यम से भी इसको कवर करने का प्रयास किया। अब देखिए, इसके बाद अब हम मौर्योत्तरकालीन क्षेत्रीय राजाओं से परिचित हो गए। अब जो अगला परिचय हमारा होगा वो परिचय किससे है? वो
पश्चिमोत्तर से होने वाले आक्रमण यानी हिंद एवं शासकों के बारे में हम बात करेंगे, हम शक की बात करेंगे, हम कुषाण की बात करेंगे, हम पहलव की बात करेंगे, अब यानी कि उन राजाओं की बात करेंगे जो विदेश भूमि से भारत में आए और फिर बाद में यही भारतीय पृष्ठभूमि में क्या हो गए, रच बस गए। और बाद में क्या हम देखते हैं कि राजपूत काल तक आते आते कर्नल टाट जैसा जो विद्वान आएगा, यानी जब हम 800 से 1200 का इतिहास पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बताया जाएगा कि क्षत्रिय जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया और योद्धा वर्ग योद्धाओं के साथ मिल गया और भारत में एक नया सिद्धांत चल पड़ा, एक नई जाति की उत्पत्ति हुई जिसे वर्तमान या उस समय के परिवेश में राजपूत कहकर संबोधित किया गया। राजपूत यानी राजा का पुत्र और कार्य क्या, राजकीय, यानी कि हर जगह रक्षा का कार्य या रक्षा का उत्तरदायित्व। तो इसकी बात करेंगे हम कल। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, यानी इन दोनों क्लास को एक साथ कंपाइल कर दीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि क्या है, दोनों एक दूसरे का ही पूरक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अपना विशेष मूल्यवान समय देने के लिए। ठीक है, इसको तो रख दिया जाए। क्या राणा, कहाँ चले गए?